हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। 11th एनसीईआरटी चल रहा है फिलहाल, जिसमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और आज उसका पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। इस सेकंड पार्ट के अंदर जितने भी इस टॉपिक से बनने वाले एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। स्टूडेंट क्लास के साथ में अंत तक बने रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप क्वेश्चन हल करना सीख जाएं। तो जुड़िए क्लास में, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यदि शरीर से एक किडनी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सोचना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। यदि शरीर में एक किडनी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? विष के कारण मृत्यु हो जाएगी, यूरेमिया एवं मृत्यु हो जाएगी, मूत्र निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, व्यक्ति सामान्य रहेगा, जीवित रहेगा, और एक वृक्क में एक किडनी में अतिवृद्धि होगी। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि शरीर में एक किडनी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, विष के कारण मृत्यु हो जाएगी, यूरेमिया के कारण मृत्यु हो जाएगी, मूत्र निर्माण का अवरुद्ध हो जाना हो जाएगा, व्यक्ति सामान्य रहेगा, जीवित रहेगा, और देखो क्या कह रहा है कि एक वृक्क में एक किडनी में अतिवृद्धि होगी। तो बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप करेक्ट आंसर के पास में। यदि नहीं भी पहुंच पाए हैं तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। व्यक्ति नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लिविंग रहेगा, जीवित रहेगा, और एक जो किडनी बच जाएगी उसके अंदर अतिवृद्धि होना शुरू हो जाएगी और वो दोनों किडनियों का काम शुरू कर देगी। तो बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। बिल्कुल है ना धमाकेदार क्वेश्चन। जुड़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर। किडनी की असफलता के कारण रक्त में अधिक यूरिया का पाया जाना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना। जब किडनी फेल हो जाए तब रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है यूरोक्रोम कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है, यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है, यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। बिल्कुल 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 आपको जानना है इसमें। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जब रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाए, तो ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाए उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुरुस्त कुंडलित नलिका के बारे में क्या सत्य है? डीसीटी के बारे में अगला बात करना चाहता है। सोडियम पुनः अवशोषण हेतु ऊर्जा चाहिए, एमपी पीएमटी 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में। और पोटेशियम पुनः अवशोषण हेतु ऊर्जा नहीं चाहिए, अमोनिया उत्सर्जित की जाती है, जल अवशोषण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डीसीटी की बात कर रहा है अगला। तो देखो डीसीटी के अंदर किसकी बात करते हैं? तो सोडियम पुनः अवशोषण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त का कौन सा घटक किडनी से परिसंचारित होने के बाद अपरिवर्तित रहता है? बिल्कुल देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो वृक्कों से परिसंचारित होने के बाद में अपरिवर्तित रहता है? यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया एवं प्रोटीन, यूरिया एवं ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं प्रोटीन। बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। 20 से 25 सेकंड का समय आपके लिए रखा जाता है ताकि आप करेक्ट आंसर के पास में सोच सकें या पहुंच सकें। तो याद रखना बच्चों, वो कौन होता है? ग्लूकोज और प्रोटीन होता है। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रिया विधि के द्वारा केशिका गुच्छ निस्पंद से ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है? देखो बिल्कुल शानदार, आपको याद रखना है, इसके बारे में हमने जाना बहुत अच्छे से। यह आपके पास में बोमेन संपुट, और बोमेन संपुट के नीचे ग्रीवा से जुड़ती हुई एक कुंडलित नलिका जिसका नाम होता है पीसीटी। बच्चों याद रखना, पीसीटी के अंदर घनाकार उपकला पाई जाती है। कैसी उपकला पाई जाती है? घनाकार उपकला पाई जाती है। और इसके अंदर क्या होता है? पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। लगभग मैं तो यहाँ कहता हूँ कि ये जो पीसीटी वाला भाग है ये कंप्लीटली पुनः अवशोषण लगभग कर ही देता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी बात कर रहा है? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं कि देखो 2 प्रकार का इसमें आवागमन होगा, एक एक्टिव होगा, एक इनएक्टिव होगा। तो बच्चों याद रखना, ग्लूकोज एमिनो अम्ल वस्य अम्ल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है, सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। और जो जल है इसके अलावा क्लोराइड आयन होता है उसका किसके द्वारा होता है? निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो ये प्रासरण विसरण को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि मानव फेफड़े प्रति मिनट की दर से कितनी CO2 का निष्कासन करते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब सर जी ये तो श्वसन वाला चैप्टर था, इसमें से एक्सक्रीशन कहाँ से आ गया है? तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जी पदार्थ मानते हैं। अपनी बॉडी के अंदर किडनी के अलावा कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे सच एज फॉर एग्जांपल मानव की त्वचा,
श्वेत ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ और पसीने के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। कुछ मात्रा में जो लीवर ग्लैंड होती है, यकृत कोशिका, वो भी अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करती हैं। फेफड़े भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तब ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। और मानव के फेफड़े प्रति मिनट की दर से कितनी CO2 का निष्कासन करते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। 500 ml प्रति मिनट, 200 ml प्रति मिनट, 50 ml प्रति मिनट, 100 ml प्रति मिनट। तो पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 2 नंबर ऑप्शन, यानी 200 ml प्रति मिनट की दर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े निकालते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितनी संग्राहक नलिका होती हैं? थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। प्रत्येक वृक्क में नहीं, प्रत्येक वृक्क में, यानी प्रत्येक किडनी में कितनी संग्राहक नलिका पाई जाती हैं? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एक बार ध्यान देना। तो क्या कह रहा है कि 250, 100, 500 और 4 नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 4000। 4 नंबर ऑप्शन में ये 4000 लिखा हुआ, तो आपको देखो ध्यान से समझना और करना है। तो मानव के प्रत्येक वृक्क में आप बता सकते हो लगभग कितनी क्या पाई जाती है? संग्रह नलिका पाई जाती है। संग्रह नलिका आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे तो देखना। ये आपका बोमेन संपुट, और बोमेन संपुट ग्रीवा के द्वारा किस में जुड़ेगा? पीसीटी में। और पीसीटी किस में खुल जाएगा? हेले के लूप में। और हेले का लूप किस में खुल जाएगा? डीसीटी में। और डीसीटी आगे जाकर किस में खुल जाती है? संग्राहक नलिका में खुले जाती है। तो बच्चों याद रखना, मानव के प्रत्येक वृक्क में लगभग 250 संग्राहक नलिका पाई जाती है। कितनी संग्राहक नलिका पाई जाती है? 250 संग्राहक नलिका पाई जाती है। प्रत्येक संग्राहक नलिका जो होती है 4000 नेफ्रॉन इकाइयों से मूत्र को प्राप्त करती है। ध्यान से पढ़ना पॉइंट को, ये आ सकता है एग्जाम में कि मानव के प्रत्येक वृक्क में कितनी संग्राहक नलिका होती है? तो 250 कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। और वो प्रत्येक जो संग्राहक नलिका होती है लगभग 4000 नेफ्रॉन इकाइयों से मूत्र को प्राप्त करती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मानव में दर्द युक्त मूत्र त्याग की स्थिति क्या कहलाती है? बड़ा ही नाइस क्वेश्चन है कि जब मूत्र त्याग के समय दर्द या पीड़ा का अनुभव होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डायूरेसिस कहते हैं, डिसयूरिया कहते हैं, हिमेच्यूरिया कहते हैं, एनयूरिया कहते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है? एनयूरिया लिखा हुआ है, एक हिमेच्यूरिया होता है और एक डिसयूरिया लिखा हुआ है और एक डायूरेसिस लिखा हुआ है। बच्चों जब मूत्र त्याग के समय दर्द का अनुभव होता है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल याद रख लोगे, जिसको क्या कहा जाता है? डिसयूरिया। सर जी 3 ऑप्शन और दिए हुए। हिमेच्यूरिया का मतलब होता है रक्त में किसकी मात्रा? आरबीसी की मात्रा पाया जाना। मूत्र का उत्पादन नहीं होना क्या कहलाता है? एनयूरिया। तो फिर डायूरेसिस क्या है? जब मूत्र में देखो क्या होता है कि डीसीटी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होने से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको डायूरेसिस या मूत्रलता रोग के नाम से जानते हैं। तो 4 ऑप्शनों का पोस्टमार्टम हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डिसयूरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? केसिका गुच्छ में सूजन आना। हाँ देखो केसिका गुच्छ, अब याद आया हुआ केसिका गुच्छ किसे कहते हैं? ये आपका बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर लगभग 50 नलिका अभिवाही धमनी आती हैं और वो मिलकर के एक जाल बनाती है जिसको केसिका गुच्छ कहते हैं। कई बार इसमें केसिका गुच्छ में सूजन आ जाती है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, जीवाणु कोशिका का संक्रमण हो जाए तो सूजन आ जाती है, और जिसके कारण से देखो यहाँ पर जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सूजन आ जाएगी तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उनका व्यास बढ़ जाता है, तो सारे के सारे पदार्थ छन करके बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? ऑर्थोइटिस कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं, नॉन ऑफ दीज कहते हैं। ये तीनों ही नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर की पहचान कीजिए कि केसिका गुच्छ में सूजन आ जाना क्या कहलाता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया। केसिका गुच्छ में बैक्टीरिया का संक्रमण होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है? देखो सूजन, जिसके कारण से इसके अंदर पाए जाने वाले पोर्स जो होते हैं, स्लिट जो होते हैं, उनका आकार बढ़ जाता है और सारे पदार्थ छन करके बोमेन संपुट की गुहा में नीचे आ जाते हैं। बच्चों इस डिजीज को बोलते हैं नेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रिटिस या नेफ्राइटिस के नाम से जिसको जाना जाता है। ऑर्थोइटिस तो जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाना? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है? एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक जो फैक्टर होता है वो जेजीए से किसके श्रावण को रोकता है? नाइस क्वेश्चन। देखो आपने पढ़ा है एएनएफ। एएनएफ जो होता है, ANF शॉर्ट में बोलते हैं जिसको एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर जिसको कहा जाता है। JGA का क्या मतलब है सर जी? तो इसका मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जिसको उपकरण के नाम से जानते हैं। वो किसके श्रावण को रोक देगा? ऑक्सीटोसिन के श्रावण को रोकेगा।
रेनिन के स्रावन को रोकेगा, एडीएच के स्रावन को रोकेगा, ऑल ऑफ दीज तीनों को रोकेगा। तो याद रखना जो ये ANF जो होता है वो क्या काम करता है, JGA जो होती है वो एक विशेष प्रकार का एंजाइम छोड़ती है जिसका नाम होता है रेनिन, और उसके सिक्रीशन को ये क्या कर देता है, रोक देता है। याद रह जाएगा बिल्कुल। तो देखो क्या होता है कि एट्रियल यूरेटिक जो कारक जो होता है, फैक्टर जो होता है वो JGA से किसके स्राव को रोकता है, रेनिन के स्राव को रोकता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीसीटी कितनी मात्रा में विद्युत अपघट्य का पुनः अवशोषण करती है। देखो पीसीटी वाला जो भाग होगा वो किस किस का अवशोषण करता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कारक होते हैं, महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका पुनः अवशोषण करता है। अब ये कह रहा है कि विद्युत अपघट्य का मतलब सोडियम क्लोराइड जो है इनकी बात कर रहा है, अगला अन्य आयनों की बात कर रहा है, उसका कितना अवशोषण करेगा, 50% करेगा, 70 से 80% करेगा, 15% करेगा, या फिर 25% करेगा। बताओ, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। पीसीटी के द्वारा कितनी प्रतिशत मात्रा विद्युत अपघट्यों की पुनः अवशोषित हो जाती है, 50%, 70 से 80%, 15%, 25%। हाँ बिल्कुल पहुंच गए होंगे आप करेक्ट आंसर के पास में। इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। 70 से 80% जो मात्रा होती है वो पीसीटी के द्वारा क्या कर ली जाती है, यानी और किसकी, यानी सोडियम आयनों की बोल लो या फिर विद्युत अपघट्यों की मात्रा बोल लो, ये पुनः अवशोषित कर ली जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, CPMT 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। वृक्क नलिकाओं में से किसका पूर्णतः पुनः अवशोषण हो जाता है। वृक्क नलिकाओं में किसका पुनः अवशोषण हो जाता है, वृक्क नलिकाओं की बात कर रहे हैं, किसका हो जाता है, सोडियम का, जल का, पोटेशियम का, ग्लूकोज का, C6H12O6 ये ग्लूकोज का अणुसूत्र हो गया। बताओ तो वृक्क नलिकाओं में किसका पुनः अवशोषण होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको याद रखना ग्लूकोज जो होती है इसका क्या हो जाता है, कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी उपस्थिति में अमोनिया NH3 अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। ऑर्जिनेज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, या इसके बाद में, या इसमें कोई भी नहीं है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको याद रखना है इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्जिनेज एंजाइम जो होता है वो अमोनिया को किस में तोड़ देता है, यूरिया में तोड़ देता है। अब आपको बताना है कि यकृत कोशिका के अंदर यूरिया का निर्माण जब होता है तो किस साइकिल के द्वारा होता है, किस चक्कर के द्वारा होता है। और बात याद रखना, जब यूरिया पुनः किस में टूट जाए, अमोनिया में टूट जाए, तो एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम यूरिएज एंजाइम है। यूरिनेज नहीं, यूरिएज एंजाइम होता है, याद रह जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कोशिका गुच्छ निस्पंदन से लवणों के पुनः अवशोषण का नियंत्रण करता है। बिल्कुल बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि कोशिका गुच्छ निस्पंदन से लवणों के पुनः अवशोषण का नियंत्रण कौन करेगा। तो क्या कह रहा है, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकाकोर्टिकोइड हार्मोन, वेसोप्रेसिन, मिनरलोकोर्टिकोइड। बात किसकी कर रहा है, अगला लवणों की बात कर रहा है। तो लवण क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मिनरलोकोर्टिकोइड क्या करेगा, उसको कंट्रोल करने का काम है करेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मूत्राशय में मूत्र त्यागने का उद्दीपन मिलता है 200 ml, 220 ml, 300 ml और 400 ml। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इन चार में से। तो आपको याद रख लेना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, 220 ml हो जाएगा। करेक्ट याद रखना 220 ml। अब देखो बात करते हैं कौन सा पदार्थ मुख्यतः वृक्क के कार्य के परीक्षण में उपयोग होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किडनी खराब हो जाए या किडनी का जो फंक्शन होते हैं उनको जानने के लिए हम किस एलिमेंट को काम में लेते हैं, क्रिएटिनिन पदार्थ को काम में लेते हैं, सोडियम आयन को काम में लेते हैं, इन्युलिन को काम में लेते हैं, यूरिया को काम में लेते हैं। तो किडनी के कार्यों को जानने के लिए हम जिस पदार्थ को काम में लेते हैं बच्चा, वो क्या होता है, इन्युलिन होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। मूत्र की सांद्रता जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, बोमेन संपुट के ऊपर निर्भर करती है, हेलने के लूप की लंबाई पर निर्भर करती है, सैकू नलिका इसका मतलब है समीप कुंडलित नलिका पर निर्भर करती है, ग्लोमेरुलस से निकलने वाले केशिका जाल पर निर्भर करती है। तो आपको बताना कि मूत्र की जो सांद्रता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सोच लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप पहुंच गए होंगे। आपको याद रखना है कि जब हेलने की लूप की जो लंबाई होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। हेलने की लूप की लंबाई पर ही निर्भर क्यों करता है, तो देखो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। ये हेलने का लूप है, ये इसकी डीअसेंडिंग भुजा है, ये असेंडिंग भुजा है, यानी ये अवरोही भुजा और ये कैसी भुजा होती है, आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है। तो देखो यहाँ से जल की मात्रा बाहर निकल रही है, जल की मात्रा बाहर निकलेगी तो इसमें मूत्र की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जितनी लंबी होगी तो ये मूत्र की सांद्रता को प्रभावित करेगी। तो हेलने की लूप की जो लंबाई होती है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मूत्र द्वारा सोडियम का उत्सर्जन नियमित होता है। बिल्कुल, मूत्र के द्वारा सोडियम का उत्सर्जन नियमित होता है अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा और एड्रिनल मेडुला के द्वारा। देखो इस प्रकार से ये इसमें एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग कोर्टेक्स कहलाता है और भीतरी भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है वो क्या काम करता है, मिनरलोकोर्टिकोइड को स्रावित करता है और मिनरलोकोर्टिकोइड जो होता है वो मूत्र में आयनों की मात्रा को बनाए रखता है। तो इसमें सोडियम की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड्रिनल कोर्टेक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसको इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं। वृक्क नलिकाओं में उच्च देहली पदार्थ है। आज की थ्योरी की क्लास में हमने जाना था कि जो पुनः अवशोषण होता है उसके अंदर 3 प्रकार के पदार्थ सामने आते हैं। पहले तो देहलीमान या देहलीमान क्या होता है, तो रक्त में किसी पदार्थ की वह अधिकतम सीमा जो पुनः अवशोषित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, देहलीमान। उस यूनिट को क्या कहते हैं, देहलीमान। 3 प्रकार के उच्च देहली मान वाले पदार्थ होते हैं, निम्न देहली मान वाले पदार्थ होते हैं, अदेहली मान होते हैं। अगला क्या कह रहा है इसके अंदर कि वृक्क नलिकाओं में उच्च देहली पदार्थ है, जल व ग्लूकोज है, यूरिया व यूरिक एसिड है, ग्लूकोज व एमिनो एसिड है, जल व लवण है। पहुंच जाइए करेक्ट आंसर के पास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ पहुंच गए होंगे। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड 3 यौगिक ऐसे होते हैं जो उच्च देहली मान वाले होते हैं। एक और लिख देता हूँ इसके सामने, फैटी एसिड। तो 3 बन गए आपके पास में, एक ग्लूकोज बन गया, एक एमिनो एसिड बन गया, एक फैटी एसिड बन गया। इनको उच्च देहली पदार्थ कहा जाता है, कारण क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। बच्चों याद रखना, जल और लवण जो होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड को मैं मानता हूँ, इनको बोलते हैं निम्न देहली पदार्थ। अब आपको कमेंट में बताना है कि अदेहली पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो मूत्र का महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दवाइयों व विषैले पदार्थ का निष्कासन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखो क्या कह रहा है, प्राणिस्पंदन के द्वारा होता है, पाचन में मल पदार्थों के रूप में होता है, नलिका श्रावण के रूप में होता है, विसरण के रूप में होता है। बिल्कुल जानिए करेक्ट आंसर का, दवाइयों व विषैले पदार्थ का निष्कासन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा, और पाचन में मल पदार्थों के रूप में होगा, नलिका श्रावण के रूप में होगा, विसरण विधि के द्वारा होगा। करेक्ट आंसर है देने का प्रयास कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है। चलो बच्चों याद रखना, दवाइयों व विषैले पदार्थों का जो निष्कासन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, नली की श्रवण विधि के द्वारा होता है। जो मूत्र निर्माण की तीसरी जो प्रोसेस होती है वो पहली तो क्या होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकंड आपके सामने आता है रीएब्जॉर्प्शन जिसको पुनः अवशोषण कहते हैं, और तीसरा आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन जिसको नली के श्रवण के नाम से जानते हैं। तो वो क्या काम करता है, विषाक्त पदार्थ और दवाइयों का निष्कासन करने का काम करता है। तो इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट था जिसमें आपको मिले 20 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आपके सामने रखे गए थे 75, लगभग 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके सामने रखे गए हैं। बिल्कुल बच्चा इस क्लास को बार बार रिवाइज कीजिएगा और दोहराइएगा, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके और नीट फटाफट जो धमाका है उसके बारे में वास्तविकता जान सकें। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।